पर अब भी हैरान था, आज से पहले उसकी दुकान में ऐसा कोई नहीं आया था जिसने इतने सारे टेडी बेयर एक साथ खरीदे हो। फिर उसने अमाउंट बता दिया और शौर्य ने वह सारे टेडी बेयर की पेमेंट कर दी। अब आगे शॉपकीपर ने फिर उन टेडी बेयर को पैक किया, लेकिन वह सारे टेडी बेयर शायद ही शौर्य की गाड़ी में आ पाते, लेकिन शॉपकीपर ने भी जैसे तैसे करके शौर्य की गाड़ी में वह टेडी बेयर भर दिए। शौर्य अपनी गाड़ी को देख रहा था और हंस रहा था। शौर्य ने कभी भी ऐसा बचपना वाला काम नहीं किया था, लेकिन सांझ को हक करने के चक्कर में उसे ये भी करना पड़ गया। शॉपकीपर ने आखिरी टेडी बेयर शौर्य की डिक्की में रखा और शौर्य उसे देखकर हंसता हुआ बोला, भाई साहब मेरी ड्राइविंग सीट पर तो टेडी बेयर नहीं है ना, क्योंकि गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, टेडी बेयर नहीं। इस पर वह शॉपकीपर भी हंसने लगा। शौर्य ने फिर शॉपकीपर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अच्छा दोस्त चलता हूँ, सॉरी मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। इतना कहकर शौर्य अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने बेल्ट लगाया और जैसे ही अपने पास देखा, उसके बराबर में भी एक बड़ा सा टेडी बेयर बैठा हुआ था। शौर्य ने उस टेडी बेयर को देखकर कहा, साले तेरे चक्कर में मैंने उस लड़की को कितना कुछ सुना दिया, अब जाकर उसे मना लियो। टेडी बेयर भी शौर्य की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे शौर्य का मजाक उड़ा रहा हो। शौर्य ने उस टेडी बेयर को एक स्माइल पास की और गाड़ी का गियर चेंज किया, फिर वहां से चला गया। वही दुकानदार शौर्य को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन बोला, ऐसे लड़के कहाँ होते हैं जो किसी पागल लड़की से भी इतना प्यार करे। सच कहते हैं भगवान ने कुछ लोगों को फरिश्ता बनकर दुनिया में उतारा है। नेक्स्ट मॉर्निंग रघुवंशी मेंशन। रूही जब सोकर उठी तो उसने अपने सामने राजवीर को मिरर के पास खड़े हुए देखा। राजवीर तैयार हो रहा था। रूही ने पूछा, आज भी कोई मीटिंग है? इस पर राजवीर ने कहा, हाँ एक छोटी सी मीटिंग है, मैं और चाचू जा रहे हैं, बाकी सब घर पर ही रहेंगे। और चाचू ने कहा है तुम सिंड्रेला चाची के साथ मिलकर थोड़ी तैयारी देख लेना। रूही उठकर बैठ गई। रूही राजवीर के पास गई और अपना एक हाथ दिखाते हुए बोली, देखो राजवीर चले जाओ लेकिन टाइम से ही घर आ जाना। राजवीर जो कि अपनी बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था, उसकी नजर रूही के हाथ पर गई और उसने रूही के हाथ पर अपना नाम देखा। उस नाम को देखकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और रूही ने वह मुस्कुराहट देख ली। रूही ने छोटी आंखों की और राजवीर को देखकर कहा, क्यों मुस्कुरा रहे हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने? यही तो कहा है कि टाइम से घर आ जाना। राजवीर ने कहा, अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता, तुमसे पूछकर मुस्कुराओ। रूही बोली, नहीं मुझसे पूछकर मत मुस्कुराओ, लेकिन बिना वजह मुस्कुराओगे तो दुनिया वाले पागल कहेंगे। राजवीर सोफे पर बैठा और अपने शूज पहनते हुए बोला, रूही एक बात का ध्यान रखना, मैं कोई भी काम बिना वजह नहीं करता, ना बिना वजह हंसता हूँ और ना बिना वजह दुखी होता हूँ। राजवीर ने यह बात इतनी कॉन्फिडेंस से कही थी कि रूही तो राजवीर से इंप्रेस हो गई। रूही के अंदर एटीट्यूड था लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड था, वही राजवीर के अंदर भी बहुत खुददारी थी और वह अपनी खुददारी पर नाज करता था। रूही राजवीर के पास बैठी हुई बोली, अच्छा तो बताओ क्यों मुस्कुरा रहे थे? ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई और उसने रूही की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे डिवोर्स कब दे रही हो? ये सुनकर कहीं ना कहीं रूही उदास हो गई। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, बताया तो था यह शादी हो जाए तब चाचू से बात करके अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम इस बात पर हंस रहे थे? राजवीर ने अब तक शूज पहन लिए और वो खड़ा होकर बोला, नहीं इस बात पर नहीं हंस रहा था, खैर छोड़ो मैं जा रहा हूँ। राजवीर जैसे ही हाथ धोने वॉशरूम में गया, रूही राजवीर को जाते हुए देख रही थी। राजवीर वापस आया और रूही को देखा और फिर अपना बैग उठाकर बाहर की तरफ जाने लगा। रूही बोली, राजवीर नाश्ता करके जाना। राजवीर रुक गया और रूही को देखकर बोला, पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ, मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं नहीं चाहता मुझे तुम्हारे टोकने की आदत पड़ जाए। राजवीर अपनी बात बोलकर चला गया और रूही मुंह बनाकर खुद से बोली, क्या अजीब पागल है, एक तो मैं इसकी फिक्र कर रही हूँ और यह है कि जब देखो दिल तोड़ने वाली बातें करता है। रूही पैर पटक कर वॉशरूम में चली गई। रूही वॉशरूम में गई, उसने अपना मुंह धोया और फिर अपने हाथ धोए। रूही ने फिर अपने हाथों की मेहंदी साफ की तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा था। तभी रूही की नजर अपने हाथ पर गई जहाँ राजवीर लिखा हुआ था। रूही ने राजवीर का नाम अपने हाथों में देखा तो उसकी तो आंखें ही फैल गई। रूही ने अपनी और राजवीर की बातों को याद किया तो उसे समझ आया कि जब उसने राजवीर की तरफ हाथ दिखाकर बात की थी तब राजवीर ने शायद नाम देख लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी रूही को याद आया कि राजवीर ने तो उसे नशे की हालत में अपने दिल की बात बता दी थी। ये सब सोचकर रूही का दिल जोरों से धड़कने लगा। रूही तो पहले ही अपने रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज थी और अब तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। रूही अपने ही ख्यालों में थी तभी उसका फोन रिंग हुआ। रूही जल्दी से वॉशरूम से बाहर आकर अपना फोन ढूंढने लगी और कुछ ही सेकंड में उसे अपना फोन तकिए के नीचे मिल गया। रूही ने फोन देखा तो उसकी बोए तन गई। रूही ने फोन कट कर दिया लेकिन फिर से रूही को इस नंबर से फोन आने लगा। फोन कट किया लेकिन वह आदमी बार बार रूही को फोन कर रहा था। रूही ने इस बार फोन उठाकर गुस्से में कहा, अभय तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मुझे कॉल कर रहे हो? लगता है मेरी पिटाई भूल गए हो। अगर ज्यादा स्मार्ट बने तो दिव्यांश भाई और शिवाय भाई से कह दूंगी, फिर जो बच्चे हड्डियां हैं वह मेरे भाई तोड़ देंगे। अभय ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, रूही अपनी पिटाई भूला नहीं हूँ, तभी तो देखो मैंने तुम्हें कितनी सारी वीडियो भेजी है। रूही ने फोन कट किया और अपने फोन में अभय की भेजी हुई वीडियो देखने लगी। जैसे जैसे वह वीडियो देख रही थी रूही की आंखें फैलती जा रही थी। रूही को यकीन नहीं था कि अभय अब इतनी घटियापन पर उतर आएगा। रूही सोच ही रही थी तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। रूही ने फोन उठाकर गुस्से में कहा, तुमने तो घटियापन में और भी ज्यादा डिग्री हासिल की हुई है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी जिंदगी से चल क्यों नहीं जाते? इस पर अभय ने कहा, ये डायलॉग बाजी कम किया करो, जब मुझे पीट रही थी तब तो नहीं सोचा तुमने कि अगर अभय अपने पर आ गया तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? रूही गुस्से में बोली, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये वीडियो भेजकर क्या कर लोगी तुम? इस पर अभय ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा नाम है हर्षवर्धन रघुवंशी, उसे खराब कर दूंगा। तुम्हारे चाचू को तुम सारे भाई बहन पर बहुत यकीन है ना कि वो कुछ गलत नहीं करते, अगर यह वीडियो में उन्हें भेज दूं तो क्या होगा, सोचो जरा। ये कहते हुए अभय तंज भरी मुस्कान के साथ हंसता रहा। रूही आंख बंद करके अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। रूही ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके कहा, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन बोलने से पहले याद रखना, मैं कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करूंगी। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुंह खोलो, तुम्हारे मुंह खोलने से ज्यादा पैसे तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगी। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे कोई चंगी चोर समझती हो जो लाख 2 लाख रुपए लेकर मान जाएगा, या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है? एक बात याद रखना, मानता हूँ मेरे पास तुम्हारे जितना पैसा नहीं है, लेकिन तुम लोगों से कम भी नहीं है, समझी? अब आते हैं मुद्दे पर कि मैं क्या चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, पहले या तो तुम मेरे साथ एक रात बिता लो या फिर
अभय की दूसरी बात सुनकर रूही का दिमाग खराब हो गया। रूही ने कहा, तुम पागल हो गए हो और यह सब करने से क्या होगा? इस पर अभय ने कहा, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और वह इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे ही मिल सकती है। अब तुम खुद ही सोचो तुम्हें क्या करना है और प्लीज 1 घंटे में सोचकर बता देना कि तुम मेरी पहली बात मानोगी या दूसरी। वैसे तुम्हें बताऊं, दूसरी बात मान लो, फायदे में रहोगी, वरना आज रात तुम्हारे भाइयों की शादी में तुम्हारी फिल्म चल जाएगी। अभय ने फोन कट कर दिया और रूही ने गुस्से में अपना फोन दीवार में दे मारा। रूही गुस्से में सोफे पर बैठ गई और उसके कानों में अभय की कही हुई बातें गूंजने लगी। राजावत हाउस। सांझ ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हारने से फैल गई। उसके कमरे में टेडी बियर की लाइन लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी टेडी बियर की दुकान में आ गई। सांझ टेडी बियर को देखकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी वह अपने बेड से उठकर एक बड़े से टेडी बियर के सामने गई जो उसकी हाइट से भी बड़ा था। वो टेडी बेयर सांझ को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग सांझ। टेडी बेयर के मुंह से गुड मॉर्निंग सुनकर सांझ की स्माइल और बड़ी हो गई। सांझ ने कहा, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सांझ है, पर तुम्हारा क्या नाम है? इस पर टेडी बेयर ने कहा, मैं तुम्हारा फेवरेट टेडी बेयर बनना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेरा कोई नाम रख दो। सांझ अपनी मासूमियत के चलते बोली, टेडी बेयर तुम्हें पता है शौर्य ने सांझ को डांट दिया, तो अब सांझ शौर्य से बात नहीं करेगी क्योंकि शौर्य बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा नाम शौर्य रख देती हूँ। तुम मुझे डांटना मत, नहीं तो सांझ बहुत रोएगी। टेडी बेयर ने कहा, और अगर शौर्य आकर माफी मांगेगा तब तुम क्या करोगी? उसे माफ नहीं करोगी? इस पर सांझ कहा, नहीं करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मेरा टेडी बियर भी फाड़ दिया, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। टेडी बेयर ने कहा, नहीं सांझ, ऐसा नहीं कहते, शौर्य तो कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, भला कोई अपने दोस्त से भी नाराज रहता है। तुम उसे पनिश कर लेना, लेकिन माफ कर देना, बेचारा रात भर मुझे ढूंढता फिरा। सांझ को टेडी बेयर की बातें समझ नहीं आ रही थी, बस वह इतना ही समझी कि टेडी बेयर ने कहा है कि शौर्य को माफ कर दो। सांझ ने अपना एक हाथ बढ़ाया और जैसे ही टेडी बेयर के गालों को छूने को हुई, शौर्य ने टेडी बेयर हटा दिया। सांझ का हाथ सीधा शौर्य के गालों पर टच कर गया। शौर्य को देखकर सांझ का मुंह बन गया। शौर्य ने अपने दोनों हाथों से कानों को पकड़कर कहा, सॉरी सांझ, अपने दोस्त को माफ नहीं करोगी? शौर्य अपने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। थोड़ी देर उठक बैठक करने के बाद सांझ को हंसी आ गई, जिसका साफ मतलब था कि उसने शौर्य को माफ कर दिया। सांझ फिर पलट कर बोली, आप आज के बाद सांझ को डिपोगे तो नहीं? शौर्य ने ना में ही गर्दन हिला दी। सांझ ने कहा, यह इतने सारे टेडी बेयर आप लेकर आए हो? शौर्य ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने आपका टेडी बेयर फाड़ दिया था, इसलिए सॉरी टेडी बेयर सांझ के लिए। शौर्य सांझ के लिए इतने सारे टेडी बेयर लेकर आया है। सांझ खुश हो गई और एक एक टेडी बेयर को खुश होकर देखने लगी। सांझ को खुश होता हुआ देखकर शौर्य के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फाइनली उसने सांझ को मना ही लिया। सांझ ने सारे टेडी बेयर देखे तो शौर्य ने फटे हुए टेडी बेयर को उठाते हुए कहा, सांझ अब इसे फेंक दो, ये बेकार हो गया। ये सुनते ही सांझ ने शौर्य से वो टेडी बियर ले लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं, यह मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने दिया था, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी। शौर्य ने अब ज्यादा जिद नहीं की क्योंकि वह जानता था सांझ टेडी बेयर को नहीं छोड़ेगी, लेकिन शौर्य बहुत हैरान था कि वह सांझ के लिए एक से एक टेडी बियर लेकर आया, लेकिन सांझ फिर भी उस छोटे से टेडी बियर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। शौर्य ने भी अब ज्यादा फोर्स नहीं किया और कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला वरदान से टकरा गया। वरदान बहुत देर से कमरे के गेट से खड़ा होकर शौर्य और सांझ को देख रहा था। वरदान ने शौर्य को छेड़ते हुए कहा, तो जनाब पूरी रात इन भालुओं को ढूंढ रहे थे? शौर्य छोटी आंखें करके वरदान को देखकर बोला, फूफा जी प्लीज, सुबह सुबह नहीं। शौर्य जैसे ही जाने को हुआ, वरदान ने उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके गर्दन में अपना एक हाथ लपेटते हुए कहा, अच्छा, मतलब तू मुझे किसी भी टाइम छेड़ सकता है, लेकिन मैं नहीं छेड़ सकता। वरदान की बात सुनकर शौर्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, फूफा जी प्लीज रहने दीजिए ना, वैसे भी पूरी रात सोया नहीं हूँ। वरदान ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, आंखें लाल हो गई है तुम्हारी। देखो जरा, एक लड़की जिसकी मानसिक स्थिति ठीक भी नहीं है, उसने तुम्हें नचा कर रख दिया। जरा सोचो, अगर ये लड़की ठीक होती तब तुम्हारा क्या हाल करती? बात ठीक करता हुआ बोला, उसने मुझे नहीं नचाया, बल्कि मैं खुद नाचा हूँ। मेरे कहने का मतलब है मैं खुद उसके लिए टेडी बेयर ढूंढने गया था। शौर्य ने जैसे तैसे वरदान से अपना कॉलर छुड़वाया और हवा की तरह वहां से भाग गया। वहीं वरदान के चेहरे पर एक हंसी ठहर गई। वहीं दूसरी तरफ मेंशन में थी और खराब हो रहा था। रघुवंशी मेंशन के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। रूही को उन नगाड़ों की आवाज शोर सुनाई दे रही थी। कमरे से नहीं निकली, जैसे तैसे अभय के बिछाए हुए जाल से थी, लेकिन उसके पास अभय ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी। रूही परेशान थी और इतने में अभय का फिर से कॉल आया। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही अभय ने कहा, रूही प्रैक्टिकल होकर सोचो, मुझे बस एक फाइल चाहिए और कुछ नहीं। रूही जो कभी किसी के सामने रिक्वेस्ट नहीं करती थी, उसने अभय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अभय मेरी जिंदगी खराब मत करो, किसी एक पल तो तुमने मुझे पसंद किया होगा, तुम्हें उस एक पल की कसम, ये सब मत करो, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? इस पर अभय ने कहा, देखो मैंने तुम्हें 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो तुम अपने चाचू की इज्जत उछाल दो, या तुम मेरे साथ कुछ घंटे बिता लो, या फिर मेरी तीसरी बात मान लो। अगर तुमने इन तीनों में से एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हारी इज्जत का जनाजा तो दिव्यांश और शिवाय की बारात के साथ निकलेगा। रूही, रघुवंशी फैमिली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं हवा की तरह तुम्हारी जिंदगी में तहलका मचाकर चला जाऊंगा। रूही की आंखों में आंसू आ गए। अभय ने कहा, रोने का टाइम नहीं है, डिसीजन लो और जल्दी लो। अगर चाहती हो कि यह शादी शांति से निमट जाए तो मेरी तीसरी बात मान लो। रूही ने अभय की बात सुनकर आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह गए। इसका साफ मतलब था कि वह अभय की तीसरी बात मान रही है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और हर्षवर्धन दोनों ही एक केबिन में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने इंडिया के टॉप बिजनेसमैन भी बैठे हुए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद सबने लंच किया। राजवीर ने थोड़ा सा ही खाना खाया, तभी एक वेटर आया और सबने उस वेटर से ड्रिंक ले ली। राजवीर ने भी वेटर के हाथ से ड्रिंक ले ली। सबने धीरे धीरे ड्रिंक कर ली, लेकिन राजवीर की तबीयत उस ड्रिंक को पीकर खराब होने लगी। हर्षवर्धन ने जब नोटिस किया कि राजवीर की तबीयत खराब हो रही है, तो उसने उसे चेयर पर बैठाकर पूछा, क्या हुआ राजवीर? राजवीर ने कहा, पता नहीं चाचू, सिर घूम रहा है। हर्षवर्धन ने कहा, मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की है और तुम्हारी ड्रिंक में कुछ हैक कर दिया। वैसे मीटिंग खत्म हो गई है, चलो घर चलते हैं, शादी होने में अभी कुछ घंटे हैं, तुम चलकर रेस्ट कर लो, तब तक तुम ठीक फील करने लगोगे। हर्षवर्धन राजवीर को संभालता हुआ रघुवंशी मेंशन में आया।
अब तक राजवीर को नशा हो चुका था। हर्षवर्धन राजवीर को संभलता हुआ उसके कमरे में ले आया। हर्षवर्धन ने गेट नॉक किया तो रूही ने गेट खोल दिया। रूही की शक्ल बता रही थी कि वह इस वक्त कितनी परेशान है। हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ रूही, कोई प्रॉब्लम है? रूही ने अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए कहा, नहीं चाचू, वह मुझे मेरी ड्रेस की मैचिंग बैंगल मिल नहीं रही है, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसी पता नहीं क्या रखकर भूल गई, एक बैंगल के लिए तुमने अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रखी है? इस पर रूही ने कहा, चाचू आप तो जानते हैं ना लड़कियों के नखरे, उन्हें अच्छी मैचिंग की चाहिए। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, देखो रूही, बेशक मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया देखी है मैंने, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। रूही ने कहा, नहीं चाचू कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर ये बताए राजवीर को क्या हुआ? हर्षवर्धन राजवीर को बैग पर लेकर आया और उसे लेटाते हुए बोला, मीटिंग में किसी ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और इसे नशा हो गया, कुछ देर रेस्ट करने दो ठीक हो जाएगा। रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन उनके कमरे से चला गया। हर्षवर्धन को कुछ गड़बड़ तो लग रही थी, लेकिन घर में शादी होने की वजह से उसने फिलहाल इग्नोर करने की सोची। रूही ने जैसे ही अपने कमरे का गेट बंद करके पलटी, वह एकदम से डर गई क्योंकि राजवीर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। राजवीर के अपने पास होने से रूही की धड़कनें तेजी हो रही थी। रूही के रोंगटे खड़े हो गए। ये दूसरी बार था जब राजवीर नशे में रूही के करीब गया था। राजवीर ने दोनों हाथों से रूही का चेहरा पकड़कर कहा, बहुत परेशान हो? क्या हुआ? रूही ने ना में गर्दन हिला दी जैसे कहना चाहती हो कुछ नहीं। राजवीर ने फिर कहा, रूही मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा, बताओ क्या हुआ? लेकिन रूही ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। राजवीर ने अगले ही पल अपने होठ रूही के होठों पर रख दिए, उसे किस करने लगा। रूही की तो आंखें हारने से फैल गई। रूही राजवीर को दूर करना चाहती थी, लेकिन राजवीर रूही से हिला भी नहीं। एक डीप किस के बाद राजवीर ने अपना माथा रूही के माथे से लगाकर कहा, तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? सच में मेरी जिंदगी से जाना चाहती हो? तुम सच में मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती? तुम अभय से भी तो प्यार करती थी, जबकि वह तो कितना घटिया था, तो क्या मुझे नहीं कर सकती? क्या मेरे साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती? रूही ने राजवीर को खुद से थोड़ा सा दूर करके कहा, राजवीर तुम होश में नहीं हो, थोड़ा सा आराम कर लो। राजवीर फिर से रूही के करीब जाकर बोला, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या हम दोनों एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते? क्या तुम मेरी अच्छी बीवी बनाकर नहीं रह सकती? क्या सच में तुम्हें लग्जरी लाइफ की इतनी आदत पड़ी हुई है कि तुम मेरे प्यार को इग्नोर कर रही हो? बताओ रूही, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी मैं आराम नहीं करूंगा। राजवीर की बात सुनकर रूही की आंखों में पानी आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। पहले ही अभय की बातों ने उसका दिमाग खराब कर रखा था और अभी राजवीर जो दूसरी बार अपने प्यार का इजहार कर रहा था। रूही का दिमाग खराब हो गया। उसने राजवीर के सीने पर हाथ रखकर हल्का सा धक्का देते हुए कहा, राजवीर बहुत हुआ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। इस पर राजवीर को थोड़ा सा गुस्सा आया और फिर से रूही के करीब जाकर उसकी हथेली पकड़कर रूही के सामने देखता हुआ बोला, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरे नाम अपने हाथों पर लिखकर क्यों घूमती हो? अब रूही के दिल की धड़कनें और ज्यादा तेज भागने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर उससे यह बात पूछेगा। वह इस बात को पूछने से बच रही थी, लेकिन राजवीर ने नशे की हालत में ही सही लेकिन पूछ ही लिया। रूही अपने ही ख्यालों में थी, तभी राजवीर ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, बताओ रूही, अगर मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोच रही हो तो फिर मेरा नाम अपने हाथों पर क्यों लिखा? रूही कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बाहर आने लगे। राजवीर ने रूही की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए कहा, बताओ ना रूही, क्या सच में तुम मेरे साथ जीना नहीं चाहती? क्या सच में तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा? रूही कुछ नहीं बोली, बस राजवीर की आंखों में देखती रही और राजवीर भी जवाब के इंतजार में रूही की आंखों में देखता रहा। अचानक ही राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने रूही की बाजू को छोड़ते हुए कहा, मैं भी क्या सपने देख रहा हूँ? मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी। वह क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड का जो नहीं हूँ। मेरे पास पैसा होता, एक पावर होती, पोजीशन होती तो शायद तुम्हें मुझसे प्यार करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं तो एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, वह भी तुम्हारे चाचू ने मुझे दी है। राजवीर ने फिर से एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा था तुमने, उस दिन चाचू से तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे हस्बैंड के बारे में पूछेगी तो तुम कभी उसे मेरे बारे में बता नहीं पाओगी और यही रीजन है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। राजवीर की बातें रूही के दिल को जला रही थी। वह जानती थी राजवीर उससे प्यार करने लगा है, लेकिन रूही उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे और क्या ना करे। उसे राजवीर अच्छा लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वह इस बात से इनकार भी करती थी। राजवीर वापस से बैग पर आ गया और पेट के बल ही लेट गया और कुछ ही देर में बड़बड़ाता हुआ सो गया। रूही जहाँ खड़ी थी वही झटके से बैठ गई और अपने हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। रूही पहले ही बहुत परेशान थी। उसने सोचा था कि शायद वह राजवीर को बता देगी तो राजवीर उसकी हेल्प कर देगा, लेकिन राजवीर की हालत इस वक्त उसकी हेल्प करने की नहीं थी। ऊपर से राजवीर के सवाल उसे और ज्यादा परेशान कर रहे थे। रूही का मन कर रहा था कि वह अभी इन सब से कहीं भाग कर चली जाए और कभी वापस न आए, लेकिन किस्मत अपना खेल जब खेलती है तो अच्छे अच्छे को नचा देती है और इस वक्त रूही को नचा रही थी। नहीं आया था। जोरों पर आ गई। रात हो गई और शिवाय और दिव्यांश शादी के लिए रेडी हो गए। थोड़ी देर में बारात निकलने वाली थी। दिव्यांश और शिवाय की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धीरे धीरे पूरे शोर शराबे के साथ बारात निकल गई। दिव्यांश और शिवाय घोड़ी पर बैठे हुए थे। सब बहुत खुश थे, ऐसा लग रहा था दो राजकुमार की बारात निकल रही है। दिव्यांश तो पहचान में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वह ज्यादातर थ्री पीस सूट ही पहना था, लेकिन आज शादी की शेरवानी और सिर पर पगड़ी उसे सच में कोई राजकुमार बना रही थी। वही शिवाय, वो भी दिव्यांश से कम हैंडसम नहीं लग रहा था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही नजर आ रही थी। राजवीर भी सोकर उठ गया था। राजवीर का सिर भारी हो रहा था और उसे फिर से वह सारी बातें याद आई जो उसने नशे में रूही से कही थी। राजवीर ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने आसपास नजर घुमाई तो रूही वहां नहीं थी। कमरे की हालत देखकर राजवीर समझ गया कि रूही तैयार होकर चली गई है। राजवीर को लगा रूही उससे नाराज हो गई। राजवीर सोच रहा था कि वह रूही को कैसे फेस करेगा। उसने ड्रिंक करके एक नहीं दो बार गलती कर दी। कुछ सोचकर राजवीर भी तैयार हो गया और नीचे बारात में शामिल होने के लिए आ गया। राजवीर की नजर रूही पर पड़ी तो रूही बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। राजवीर को लगा कि शायद उसके लव कन्फेशन की वजह से रूही परेशान है, लेकिन रूही के परेशान होने की वजह राजवीर नहीं बल्कि अभय था।
सब डांस कर रहे थे तो हर्षवर्धन ने भी राजवीर का हाथ पकड़कर खींच लिया। राजवीर भी थोड़ा सा डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद वीरा ने भी रूही का हाथ पकड़कर खींच लिया और वही भी डांस करने लगी। रूही बेमन डांस कर रही थी। डांस करते करते राजवीर और रूही एक दूसरे को देख रहे थे। राजवीर को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी और वही रूही का तो जैसे चेहरा ही उतरा हुआ था। ऐसे ही डांस करते करते बारात राजावत हाउस पहुंच गई। वही आर्या और दृष्टि भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर सांझ भी बहुत खुश थी। तभी शौर्य आया और उसने अपनी बहनों को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। दृष्टि तो देख नहीं सकती थी, लेकिन आर्या ने शौर्य की आंखों की तरफ देखते हुए इशारा किया कि आप रो क्यों रहे हैं। शौर्य पंजों के बल आर्या के पास बैठता हुआ बोला, तुझे पता है मैं हमेशा ऐसे ही सोचता था कि मैं अपनी दोनों बहनों की शादी ऐसे ही करूंगा, लेकिन तुझे तो पता ही है हम तीनों भाई बहन ने कैसे दिन देखे हैं। उसके चलते मैं कभी भी तुम दोनों को वो खुशियां नहीं दे पाया जो मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन आज मैं तुम दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। दृष्टि ने प्यार से शौर्य का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर किस करके कहा, तुम्हें पता है शौर्य भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे, कोई भी भाई तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। कहते हुए दृष्टि की आंखों में भी आंसू आ गए। शौर्य ने अपनी बहन की आंखों में आंसू पोंछे और उसके बालों में किस करके कहा, अब ये से रोने लगी, फिर विदाई में क्या करोगी। इस पर आर्या ने हंसते हुए इशारों में कहा, विदाई में तो खुशी खुशी जेठ जी के पास जाकर बैठ जाएगी और सबको टाटा बाय करके चली जाएगी। आर्या के इशारे समझकर शौर्य जोर जोर से हंसने लगा। शौर्य की हंसी जब दृष्टि के कानों में पड़ी तो उसने भी हैरानी से पूछा, अब आप हंस क्यों रहे हैं। इस पर शौर्य ने दृष्टि को आर्या की बात समझाते हुए कहा, आर्या कह रही है कि दृष्टि तो खुश होकर टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। दृष्टि ने भी आर्या को चिल्लाते हुए कहा, क्यों नहीं, जैसे तुम खुशी खुशी शिवाय के साथ विदा हो जाओगी, ऐसे ही मैं भी खुशी खुशी मिस्टर रघुवंशी के साथ विदा हो जाऊंगी। इस पर तीनों भाई बहन हंसने लगे। वहीं गेट के पास वंशिका और वरदान अपने तीनों बच्चों को देख रहे थे। दोनों की आंखें नम थी। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा भतीजा उम्र से ज्यादा बड़ा है, इसने दोनों बहनों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। अगर यह नहीं होता तो ये दोनों बहनें हंसना मुस्कुराना भूल जाती, लेकिन शौर्य हर कदम पर अपनी बहनों के लिए लड़ा, दिव्यांश से लड़ा, शिवाय से लड़ा और आज देखो किस्मत का खेल दिव्यांश और शिवाय को ही अपनी बहन सौंप रहा है। सच कहता हूँ वंशिका, शौर्य जैसा भाई, शौर्य जैसा बेटा, शौर्य जैसा पति नसीब वालों को मिलता है। वंशिका की आंखों में तो पानी बह गया। उसने वरदान के सीने पर सिर रखकर कहा, राजावत साहब आप जानते हैं जब मैंने आर्या को जन्म दिया था उस वक्त शौर्य बहुत खुश हुआ था। 6 साल का था शौर्य और इस 6 साल के बच्चे ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बुआ मैं आपके छोटे बाबू का बहुत ध्यान रखूंगा। उस वक्त मेरी आंखों में पानी आ गया, लेकिन शौर्य उसने अपना वादा निभाया। उस छोटे से बच्चे ने जो वादा बचपन में किया था उसने वह जवानी तक निभाया। शौर्य कभी अपने लिए जिया ही नहीं, हमेशा साई की तरह अपनी बहनों के पास ही रहा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ मेरा शौर्य अपने लिए जिए, एक अच्छी सी लड़की इसकी जिंदगी में भी आ जाए। वरदान ने वंशिका को संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है अब चलो, अभी से रोने लगोगी तो विदाई के वक्त क्या करोगी। वंशिका ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, वरदान साहब आप तो रोने भी नहीं देते। वरदान ने वंशिका की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है, इनसे मेरी तगड़ी वाली दुश्मनी है और मैं अपने दुश्मन को अपने प्यार के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरदान की बात सुनकर वंशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में बारात रजावत हाउस पहुंच गई। वंशिका के हाथ में आरती की थाली थी और वह अपने दोनों जमाई की आरती उतारने के लिए चौखट पर ही खड़ी थी। थोड़ी देर बाद शौर्य दिव्यांश की घोड़ी के पास गया और उसने सहारा देकर दिव्यांश को घोड़ी से उतार दिया और फिर इज्जत के साथ रजावत हाउस की चौखट तक ले आया। वंशिका ने पहले दिव्यांश की आरती उतारी और इज्जत के साथ अंदर लेकर आई और तभी शौर्य वापस से गया शिवाय के पास। शिवाय को देखकर शौर्य को हंसी आ गई और बोला, तुझे भी उतरना पड़ेगा। इस पर शिवाय ने कहा, नहीं मुझे मत उतार, बस आर्या को बाहर ले आओ, मैं पृथ्वीराज चौहान बनकर अपनी सहयोगिता को ले जाऊंगा। शिवाय की बात सुनकर शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य शिवाय के घोड़े के पास गया और उसे भी सहारा देकर उतार कर बोला, पक्का तू मेरी बहन से शादी करेगा। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, शौर्य यार तुझे पता है मैं ऐसी जगह नर्वस हो जाता हूँ, ऊपर से तू मेरी खिंचाई कर रहा है, आज छोड़ देना। शौर्य ने बोला, क्यों छोड़ दूं, तूने छोड़ा था मुझे जो मैं छोड़ दूं, आज तो तेरे अच्छे से बैंड बजाऊंगा। शिवाय ने उम्मीद भरी नजरों से शौर्य को देखा। शौर्य ने शिवाय को गले लगा कर कहा, अगर मेरी बहन को जरा सी भी खरोंच आई तो मैंने एक बार तुझे माफ कर दिया, दूसरी बार नहीं करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने किलर लुक शिवाय को दी और शिवाय ने धीरे से कहा, भाई मैं वैसे ही नर्वस हो रहा हूँ, ऊपर से तू मुझे और डरा रहा। इस पर शौर्य ने कहा, ज्यादा मासूम मत बन, तू कितना डरता है ये सब जानते हैं, एक एक रीडर को पता है कि तू कितना मासूम है, तो अब चुपचाप चल। इतना कहकर शौर्य बहुत इज्जत के साथ शिवाय को अंदर ले जाने लगा। तो शिवाय ने कहा, यार तेरी इज्जत ना मुझे रास नहीं आ रही। इस पर शौर्य ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुझे इज्जत दे तो रहा हूँ लेकिन तुझे बचेगी नहीं, खैर आज जैसे तैसे एडजस्ट कर ले, कल से तुझे शौर्य राजपूत का असली चेहरा दिखा दूंगा। शौर्य और शिवाय बात करते हुए चौखट तक आ गए। वंशिका को देखकर शिवाय ने आंख मार दी। वंशिका की आंखें फैल गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की शरारत को देख लिया और उसने वही शिवाय के सिर पर हल्का सा मारकर कहा, तूने कसम खा रखी है कि तू सुधरेगा नहीं। इस पर शिवाय ने कहा, आप गलत समझ रहे हैं चाचू, यह मेरा तरीका है सासू माँ को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने मेरे लिए इतनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वरदान ने कहा, अच्छा और मुझे कौन थैंक यू बोलेगा। इस पर शिवाय ने कहा, आपको थैंक यू तब बोलूंगा जब आप मुझे एक छोटा सा साला देंगे, वह क्या है ना। शौर्य को देख देख कर मैं पक गया हूँ। शिवाय की इतनी बेशर्मी बात सुनकर तो वंशिका तो शर्मा ही गई। वही वरदान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मार कर कहा, शिवाय कहीं तो सोच कर बोल लिया कर, मुझे लगता है अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरा भतीजा है तब तो मैं शर्म के मारे मर ही जाऊंगा। ऐसे ही मजाक करते हुए वंशिका ने शिवाय की भी आरती उतारी और फिर इज्जत के साथ शिवाय को राजावत हाउस के अंदर ले आई।
वही राजवीर रूही से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही तो जैसे राजवीर को इग्नोर कर रही थी और यही बात राजवीर को बहुत बुरी लग रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने दूसरी बार अपने दिल पर काबू नहीं रखा और रूही के सामने अपने दिल की सारी बात बता दी। धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होने लगी। दिव्यांश राजकुमार की तरह मंडप में बैठा हुआ शादी की विधि पूर्ण कर रहा था। मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे। दिव्यांश बड़ा था इसीलिए पहले उसके फेरे होने थे। दिव्यांश मंडप में बैठा था और तभी पंडित जी ने कहा, फेरों के लिए वधू को बुलाए। और यह सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसे शिवाय विराज ने देख लिया। दोनों ही चिल्लाकर बोले, हाँ हाँ हंस ले, शादी से पहले सब ऐसे ही हंसते हैं, बाद में भाभी की शिकायत लेकर हमारे पास ही आना है। विराज ने दिव्यांश की एक्टिंग करते हुए कहा, यार विराज आज दृष्टि ने खाना नहीं दिया, बेलन से पिटाई की वह अलग। ये सुनते ही दिव्यांश के साथ साथ सब हंसने लगे। विराज के बराबर में शिवाय भी हंस रहा है। विराज ने शिवाय को देखकर कहा, आप क्या हंस रहे हैं? आपकी हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। आपसे तो आर्या भाभी घर का सारा काम करवाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन आप तो सुबह सुबह ही उठकर अपनी महबूबा के लिए चाय बनाएंगे। ये सुनकर शिवाय ने एक पंच विराज के मुंह पर मारा और विराज की हंसी छूट गई। शिवाय ने पॉइंट करके मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा मत बोल वरना तेरी पोल पट्टी अभी खोल दूंगा। यह मत सोचो कि जो तू करता है वह किसी को नहीं पता, जितना चाचा को पता है उससे ज्यादा तो मुझे पता है तेरे बारे में। शिवाय की धमकी सुनकर विराज समझ गया कि वह वीरा के बारे में बात कर रहा है। विराज ने अपने बालों में हाथ मारते हुए कहा, अरे बड़े भाई आप तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था। शिवाय बोला, तो अपने मजाक को अपने पास रख, ऐसा ना हो मैं तेरा मजाक किसी के सामने बनाकर रख दूं। शिवाय की बात सुनकर विराज चुपचाप एक जगह बैठ गया। विराज जानता था अगर उसने एक और शब्द कहा तो शिवाय सच में वीरा के सामने उसकी पोल पट्टी खोल देगा। विराज वीरा को लेकर अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, लेकिन उसके दिल में प्यार का झुंझुना तो बज ही रहा था। वही मंडप में दिव्यांश दृष्टि का इंतजार कर रहा था और तभी दृष्टि सामने से आती हुई नजर आई। दृष्टि ने रेड कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था, ग्रीन कलर की ज्वेलरी जो उसके लहंगे की शोभा और बढ़ा रही थी। दृष्टि इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर ही ठहर गई। दिव्यांश कुछ सेकंड के लिए भूल ही गया कि वो कहाँ बैठा है और एकटक दृष्टि को ही देखता रहा। दिव्यांश की दिल की धड़कनें भागने लगी। जैसे जैसे दृष्टि दिव्यांश के करीब आ रही थी, वैसे वैसे दिव्यांश को भी घबराहट हो रही थी, लेकिन दिव्यांश ने अपनी घबराहट बाहर नहीं आने दी। दिव्यांश इस वक्त इमोशनल हो रहा था, लेकिन मजाल उसने अपनी फीलिंग्स को जरा सा भी बाहर आने दिया हो। दिव्यांश ने बहुत स्ट्रिक्टली अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लिया और देखते ही देखते दृष्टि मंडप तक आ गई। वंशिका ने दृष्टि को मंडप में दिव्यांश के पास बैठा दिया। दिव्यांश की नजर अब भी दृष्टि पर ही थी। तभी शिवाय की आवाज दिव्यांश के कानों में आए, अब देखता ही रहेगा या फेरे भी लेगा? ये सुनकर दिव्यांश छेप गया और दिव्यांश की गाल लाल हो गए। धीरे धीरे मित्रों का उच्चारण होने लगा। दिव्यांश और दृष्टि फेरों की विधि पूरी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर रूही का हाथ पकड़कर रजावत हाउस के गार्डन की में एक कोने में ले आया, जहाँ कोई नहीं था। राजवीर ने रूही का हाथ झटकते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? रूही क्या बोलती कि वह राजवीर को इग्नोर क्यों कर रही है? जब वह राजवीर को सब कुछ बताना चाहती थी तब राजवीर सुनने की हालत में नहीं था और अब राजवीर को कुछ भी बताने का फायदा नहीं था। रूही ने अभय की बात मान ली थी और यही रूही की सबसे बड़ी गलती थी। रूही को ये भी नहीं पता था कि आखिर अभय चाहता क्या है। रूही को अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी कि जब चाचू को उसकी हरकत का पता चलेगा तो क्या होगा। राजवीर ने फिर पूछा, रूही मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रही हो? रूही के सिर में दर्द था। राजवीर से फिलहाल बात नहीं करना चाहती थी। इस वक्त रूही अकेले रहना चाहती थी, इसलिए उसने राजवीर की बातों को झटकते हुए कहा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही, चलो चलते हैं अंदर। दिव्यांश भैया की शादी की रस्म शुरू हो गई। रूही जैसे ही जाने को हुई, राजवीर ने फिर से उसका हाथ पकड़कर कहा, रूही मेरे सवालों का जवाब दो। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं नशे में था, मुझे नहीं पता मेरी ड्रिंक में किसी ने क्या मिला दिया और इसलिए मैंने तुम्हें वह सब कह दिया। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम इस रिश्ते से आजाद हो, जब चाहे मुझे डिवोर्स देकर जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। राजवीर रूही को नहीं रोकेगा। ये सुनकर रूही का दिल बैठ जा रहा था। रूही कहीं ना कहीं चाहती थी कि राजवीर होश में अपने दिल की बात कहे, उसे जाने से रोक ले, लेकिन राजवीर तो खुद ही बहुत कंफ्यूज था। वह नशे में कुछ बोलता था और होश में कुछ और राजवीर की इसी आदत से रूही अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ना तो राजवीर खुल के अपने प्यार को एक्सेप्ट कर रहा था और ना ही रूही को रोकने की कोशिश कर रहा था। राजवीर की बात रूही के दिल को छलनी कर रही थी। एक तो पहले ही रूही ने अभय की बात मान ली थी, ऊपर से राजवीर की ऐसी बातें उसका दिमाग और ज्यादा खराब कर रही थी। अचानक ही रूही ने पलटकर राजवीर की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? अब राजवीर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वह रूही को ही देखता रहा और रूही की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। इतने में रूही ने फिर कहा, बताओ राजवीर, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं? क्या सच में जब तुम नशे में होते हो तो सच नहीं बोलते, जब तुम नशे में होते हो तो झूठ बोलते हो? बताओ मैं कौन से राजवीर पर भरोसा करूं? वह जो नशे में अपने दिल की बात मुझे बोलता है, या वह राजवीर जो होश में रहकर मुझे कहता है कि जब चाहे डाइवोर्स देकर जा सकती हो? राजवीर चुपचाप खड़ा रहा और रूही कंटिन्यू राजवीर के कुर्ते की कॉलर पकड़कर अपने सवालों के जवाब का इंतजार करती रही। राजवीर की चुप्पी कह रही थी कि वह नहीं चाहता कि रूही उसकी जिंदगी से चली जाए। रूही ने फिर कहा, तुम नहीं चाहते ना मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, तो ये बात तुम होश में क्यों नहीं बोलते? हमेशा प्यार का इजहार नशे का सहारा लेकर ही क्यों करते हो? एक बार होश में बोलकर तो देखो।
राजवीर ने अभी कुछ नहीं कहा। रूही समझ गई कि राजवीर उसके सवालों का जवाब नहीं देगा। रूही ने राजवीर के कुर्ते से अपने हाथ हटा लिए और जाने लगी और तभी राजवीर ने रूही की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और रूही राजवीर के सीने से जा लगी। रूही ने हैरानी से राजवीर को देखा और राजवीर ने रूही की आंखों में देखते हुए कहा, तुम सच में होश में सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कब से करता हूँ मुझे नहीं पता, शायद जब पहली बार तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा था तब से ही करता हूँ। अपने दिल को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुका। जानता हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ, फिर भी अपने दिल को बहुत समझाया पर दिल रुक ही नहीं रहा था। बार बार तुम्हारी तरफ ही खींच रहा था। चाचू ने भी मेरे दिल की हालत समझ ली थी और उन्हें लगता था कि उनकी रूही के लिए मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने चाचू को भी समझा दिया कि मैं रूही को वह सब नहीं दे पाऊंगा जो रूही डिजर्व करती है, इसलिए तुमसे दूर भागता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत ने हम दोनों का साथ लिख दिया है। मैं पहले से ही जानता था अभय अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें कई बार रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तुम तो अभय के प्यार में अंधी हो गई थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता था, लेकिन अभय की जिंदगी में जाने भी नहीं देना चाहता था। देखते ही देखते हम दोनों की शादी हो गई। मैं तो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे लायक नहीं हूँ। रूही को कहीं ना कहीं राजवीर का होश में किया हुआ कॉन्फ्रेंस अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में राजवीर के कुछ शब्द और गूंजे, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुम्हें जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही कभी कर पाओगी। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी में जो करना चाहती थी वह करो। मैं तुम पर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं थोपना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे लड़के के लिए तुम अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दो, और मैं जानता हूँ तुम करोगी भी नहीं, इसलिए मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं। इसलिए कहता हूँ डाइवोर्स दो और चली जाओ मेरी जिंदगी से और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। राजवीर ने रूही को खुद से दूर कर दिया और वहाँ से चला गया। रूही एक तक राजवीर को ही देखती रही। रूही के दिल में जो राजवीर के लिए प्यार के संगीत बजे थे वही एकदम से बंद हो गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था कि राजवीर उसे प्यार तो करता है लेकिन अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। रूही का दिल तो अभय ने पहले ही तोड़ दिया था और अब उसकी उम्मीद भी राजवीर ने तोड़ दी थी। रूही जहाँ खड़ी थी झटके से वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रूही को इस वक्त राजवीर की जरूरत थी, एक सहारे की जरूरत थी, लेकिन ना तो रूही को वह सहारा मिला और ना ही राजवीर का साथ। रूही इस वक्त किस दौर से गुजर रही थी रूही ही जानती थी। वह चाह कर भी किसी को नहीं बता सकती थी कि अभय उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उसने अभय की बात मान ली है। वही राजवीर भी वॉशरूम में आकर अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी आंखें लाल हो गई। राजवीर को खुद नहीं पता था वह क्या कर रहा है। वह रूही को अपनी जिंदगी में चाहता था, लेकिन यह नहीं चाहता था कि रूही जैसी लड़की पर ग्रस्त जीवन का बोझ पड़ जाए। रूही एक आजाद ख्यालों की थी और राजवीर उसे कैद करके नहीं रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ मंडप में दिव्यांश और दृष्टि के फेर हो रहे थे। प्रजावत परिवार और रघुवंशी फैमिली दोनों ही बहुत खुश थे, खासकर हर्षवर्धन, क्योंकि उसका दिव्यांश तो कभी किसी लड़की के करीब गया ही नहीं था। दिव्यांश रिया से शादी भी अपनी मां के कहने पर कर रहा था और उसे रिया पसंद भी थी, लेकिन किस्मत ने दिव्यांश का साथ दृष्टि के साथ लिखा था और इसीलिए रिया दिव्यांश से दूर हो गई। पंडित जी ने कन्यादान करने के लिए वरदान की तरफ देखते हुए कहा, जजमान कन्यादान कर दीजिए। वरदान ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, जाओ शौर्य। इस पर शौर्य ने हाथ जोड़कर कहा, फूफा जी प्लीज, इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा लूँ। आप और बुआ जी नहीं होते तो ये जिम्मेदारी मैं बखूबी उठाता, लेकिन अब घर के बड़े आप और बुआ जी हैं तो बेहतर होगा कन्यादान भी आप ही करें। शौर्य की बात सुनकर वरदान इमोशनल हो गया। वरदान ने कहा, शौर्य सच में तू बहुत अच्छा है, तू काश मेरा सगा बेटा होता। इस पर शौर्य ने कहा, आप प्रोसेसिंग स्टॉप तो कीजिए, आपके बेटे को मैं बिल्कुल अपने जैसा बना दूंगा। ये सुनकर वरदान को हंसी आ गई और उसने शौर्य के गाल पर हल्का सा मार कर कहा, सिचुएशन कोई भी हो तू और शिवाय सुधरने वाले नहीं हो। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वरदान ने वंशिका की तरफ देखा और वंशिका ने अपना हाथ वरदान के हाथ पर रख दिया और दोनों ही मंडप में चले गए और फिर पूरी विधि के साथ उन्होंने दृष्टि का कन्यादान कर दिया। कन्यादान करते हुए वंशिका बहुत इमोशनल हो गई थी, उसकी तो आंखों से पानी आने लगा था। इस पर वरदान ने कहा, खुद को संभालो वंशिका, अभी तो हमें अपनी दूसरी बेटी का भी कन्यादान करना है। देखते ही देखते विवाह संपन्न हो गया। दिव्यांश दृष्टि दोनों ही खुश थे। सही मायने में वो पति पत्नी बन गए थे और अब अपनी एक अच्छी जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन नियति ने अभी उन दोनों की जिंदगी में और परीक्षाएं लिखी थी। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और उसे धीरे धीरे हर्षवर्धन के पास ले आया और फिर दिव्यांश और दृष्टि ने हर्षवर्धन और हीर के पैर छुए। हर्षवर्धन और हीर ने भी उन दोनों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद हर्षवर्धन ने तो दिव्यांश को गले ही लगा लिया और दिव्यांश ने भी अपने चाचू को कसकर गले लगा लिया। हर्षवर्धन ने धीरे से कान में कहा, तो मिल गई तेरी शिकंजी तुझे। शिकंजी सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। तुम पता है कि मैं तुम्हें खुश